हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में माइनर कोफैक्टर के बारे में पढ़े थे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट टॉपिक के अंदर लास्ट क्लास में आपको माइनर एंड कोफैक्टर टॉपिक चल रहा था। आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाने हैं, ठीक है। तो टॉपिक दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इस टॉपिक का काफी यूज है प्रॉब्लम के लिए। तो प्रॉपर्टीज आपको कमांड होनी चाहिए यदि प्रॉब्लम बनाने हैं तो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। राइट द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी लिखिए। if all the elements of a row or column of a determinant is zero, then the determinant value is zero। एक बार और देखिएगा, लैंग्वेज को पढ़िए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर जीरो, यहां आर कर लीजिएगा, यानी किसी एक डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट जीरो हो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। देन द डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल से ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आप प्रॉब्लम बना रहे हो, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कब करते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रॉब्लम बना रहे हैं, आगे चल के आपको प्रॉब्लम मिलेगा विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। तो वहां लास्ट में ऐसा कुछ आ गया, तो वहां मेथड ऑफ एक्सपेंशन से थोड़े ना कीजिएगा, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ के और वैल्यू जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसा मिलेगा। मान लीजिए अपने को ऐसा कुछ फोटो मिल गया, मान लीजिए अपने को ऐसा कुछ डिटरमिनेंट का फोटो मिल गया, ठीक है। देखिए इस फोटो में कुछ खास चल रहा है। खास क्या चल रहा है? इस डिटरमिनेंट की तीसरी रो की सारी एलिमेंट क्या है? जीरो है। इस डिटरमिनेंट की तीसरी रो की सारी एलिमेंट जीरो है, ठीक है। हियर ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो ऑफ दिस डिटरमिनेंट आर जीरो। इस डिटरमिनेंट में तीसरा रो में कितना एलिमेंट है? एक, दो, तीन। ये तीनों एलिमेंट जीरो है, यानी तीसरा रो का सारा एलिमेंट जीरो है, या यूं बोले तीसरा रो जीरो है। एक ही बात है ना। चलिए, तो इस डिटरमिनेंट में थर्ड रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। आप मेथड ऑफ एक्सपेंशन से निकाल के देख लो। आप मेथड ऑफ एक्सपेंशन से एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू निकालिएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए। देखिए इस फोटो को देखिए। इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या चल रहा है? इस डिटरमिनेंट की सेकेंड कॉलम जीरो है। सेकेंड कॉलम जीरो है मतलब सेकेंड कॉलम की सारी एलिमेंट जीरो है। सेकेंड कॉलम की सारी एलिमेंट जीरो है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? दिस डिटरमिनेंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसे लिख लो आप। Let's move on to the second property. Write property number 2. लिखिएगा, the determinant value is 0
the determinant value is zero if the determinant value is zero, determinant value जीरो हो जाती है कब? if any two rows or two columns have equal or proportional values, इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा देखिए, आसान प्रॉपर्टी है, अभी आसान प्रॉपर्टी ही आपको मिलेगा। लास्ट में एक दो प्रॉपर्टी टिपिकल है, उसको अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए अपन कोई एक डिटरमिनेंट लिखा, देखिए इस फोटो के अंदर कुछ खास चल रहा है। लैंग्वेज पढ़िए। द डिटरमिनेंट बिकम्स जीरो, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाती है कब? इफ, यदि कोई भी दो रो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल वैल्यूज हो। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यूज। इक्वल बोले तो आइडेंटिकल, इक्वल का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल, एक समान। देखिए यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, क्या हो? आइडेंटिकल। यहां देखो ना 4 5 3, तो यहां भी 4 5 3। ए बाबू आइडेंटिकल। देखिए पहली रो का रो के साथ, कॉलम का बात करेंगे तो कॉलम के साथ ही होगा। फर्स्ट रो और थर्ड रो की सारी एलिमेंट आइडेंटिकल है। देखिए यहां 453 है ना, 4 5 3, 453, तो यहां भी 453 दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 का पोजीशन 5 के जगह पे चला जाए और 5 का पोजीशन 3 के जगह पे, गड़बड़ हो जाएगा। 4 5 3, तो 4 5 3। देखिए ना, इसकी पहली पोजीशन पे 4 है, तो इस रो में पहली पोजीशन पर क्या है? 4 है। ये होनी चाहिए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। 4 तो 4। दूसरी पोजीशन पे 5 है, तो यहां दूसरी पोजीशन पर क्या है? 5, तो 5 तो 5। तीसरी पोजीशन पे 3 है, तो यहां तीसरी पोजीशन पर क्या है? 3 है। ये सेम होना चाहिए, मतलब पहला रो में पहला पोजीशन पे 4 है, तो तीसरा रो में पहला पोजीशन पे क्या होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 3 तो यहाँ 3। ठीक है, तब क्या हुआ? फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक समान। 453, तो यहाँ भी 453। तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल रहा, तब उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। यहां देखो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। 1 to 9 1 to 9 आइडेंटिकल है ना, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कंप्लीट कर लो। दोनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, राइट द थर्ड प्रॉपर्टी। लिखिएगा, if all the rows and columns of a determinant, if all the rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant
रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। पहले आप प्रॉपर्टी को लिखिए, अब आपको एग्जांपल के थ्रू इसको इलस्ट्रेट कर देते हैं। क्लियर है? और थोड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रॉपर्टी क्या करता है। मान लीजिए आप कोई डिटर्मिनेंट लिखिए, ठीक है, 4 - 2 6 7 8 5 1 2 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? अब निकाल के देख लो मेथड ऑफ एक्सपेंशन से, ठीक है। अब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, कितना आएगा? यहां प्लस है ना, तो प्लस गुनी 4, 4 क्या फंडा है? 4 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उसे ढक लीजिए। तो एक टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच रहा है 8 5 2 0। इसके बाद प्लस, यहां क्या होता है? माइनस, माइनस गुने माइनस, साइन स्कीम यही होता है ना, प्लस माइनस मतलब ये वाला एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ प्लस साइन, ये वाला एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस एंड देन आफ्टर प्लस, एंड दिस एलिमेंट विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय प्लस साइन। तो प्लस इंटू 4, 4 गुने इतना, माइनस इंटू माइनस प्लस 2। तो सामने की रो और कॉलम ढक लीजिए, 7 5 1 0 प्लस सामने की रो कॉलम ढक लो, 7 8 1 2। 8 गुने 0 0, 5 दूनी का 10, 7 गुने 0 0, 5 एकम 5, 7 गुने 2 14, 8 एकम 8। क्लियर है? 0 - 10 -10 -10 गुने 4 -40, -5 गुने 2 -10, 14 में से 8 गया 6, 6 छक 36, तो -40 -10 -50 -50 और प्लस 36 कितना हुआ? -16, -16 हुआ। क्लियर है? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? -16। कितनी है? -16। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -16। देखिए प्रॉपर्टी क्या करता है, यदि आप सारी रो और कॉलम को इंटरचेंज कराते हो, सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कराना, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, इस लैंग्वेज का मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? देखिए सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कराना, मैथमेटिकल भाषा समझिए, इसका मतलब होता है पहला रो गोज टू पहला कॉलम, या यू बोले पहला कॉलम गोज टू पहला रो। यानी देखिए ऐसा कुछ, R1 गोज टू C1 ये बोलिए, या C1 गोज टू R1, R1 C1 की जगह पे चला जाए या C1 R1 की जगह पे चला जाए, एक ही बात है। चलो तो देखो ये पुराना डिटर्मिनेंट है, हम नया डिटर्मिनेंट लिखते चल रहे हैं, ठीक है। R1 कहां गया? C1 की जगह पे। R1 यानी फर्स्ट रो कम्स टू फर्स्ट कॉलम, तो 4 - 2 6 ऐसा कुछ हो जाएगा ना, 4 - 2 6। क्लियर है? R1 गोज टू C1, ठीक है, या C1 गोज टू R1 बोल सकते हो ना। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की जगह पे जाएगा, सेकेंड रो गोज टू सेकेंड कॉलम, या सेकेंड कॉलम गोज टू सेकेंड रो। तो सेकेंड रो सेकेंड 7 8 5, तो ऐसे कर दीजिए, स्टैंड करा दीजिए। एंड R3 गोज टू C3 या C3 गोज टू R3, तो 1 2 0। क्लियर? सारे रोज और सारे कॉलम को इंटरचेंज कराना है। देखिए फर्स्ट रो किसके साथ इंटरचेंज हुआ? फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, कोई बचना नहीं चाहिए। क्लियर है? इसको पढ़ते क्या है? R1 गोज टू C1 या C1 गोज टू R1। क्लियर है? 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए, R1 है तो C1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि R1 C2 की जगह पर नहीं जाएगा, R2 है तो C2 है, 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए। क्लियर है? इसको पढ़ते हैं इंटरचेंज ऑफ R1 एंड C1। इट इज रेड एज इंटरचेंज ऑफ
इंटरचेंज ऑफ R1 एंड C1, यही पढ़ते हैं ना, माने R1 और C1 के बीच इंटरचेंज हुआ ना, इंटरचेंज ऑफ R2 एंड C2, इंटरचेंज ऑफ R3 एंड C3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे चला गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम की जगह पे, ठीक है, यानी सारे रो और सारे कॉलम को हमने इंटरचेंज करा दिया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो पहली वाली की वैल्यू कितनी है? -16, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? -16 होगी। क्लियर है? -16 ही होगी, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। मेथड ऑफ एक्सपेंशन से आप निकाल के देख लो, -16 ही आएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यानी आप बोल सकते हो ऑन इंटरचेंजिंग ऑल द रोज एंड कॉलम्स द वैल्यू ऑफ नया वाला डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ पुराना वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक और लैंग्वेज यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे ही बोल सकते हो, आप पढ़े हो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका फंडा क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे चला जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम की जगह पे। वैसा ही कुछ यहां हो रहा है। देखो डेल्टा है, ये क्या है? डेल्टा डैश है ना, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज हो रहा है ना, पहला रो पहला कॉलम की जगह पे, दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह पे, तीसरा रो तीसरा कॉलम की जगह पे। ठीक है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश बोल सकते हो। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश चाहे डेल्टा के पावर टी। मतलब समझ रहे हो, ये डिटर्मिनेंट है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, और ये कैसा डिटर्मिनेंट है? ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट है। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, तो यहां आप ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट समझने के लिए बोल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट को आप ट्रांसपोज कराते हो तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। कितना सिंपल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, यदि डिटर्मिनेंट को आप ट्रांसपोज कराते हो तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। आप साइड में हिंदी में लिख लीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा के पावर टी लिखिएगा। यदि डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कराया जाए तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। क्लियर है? लिख लीजिए, तो याद रखिएगा इसको। क्लियर? See the fourth property. See the fourth property. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यदि पढ़ाई के साथ साथ यदि आपको लिखना भी हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पॉज करके जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाया तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लीजिए, एग्जाम्पल से कैसे इलस्ट्रेट किए। उसके बाद आप बैक जाकर पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए प्रॉपर्टी क्या है, एग्जाम्पल जो लिखा है उसको लिख लीजिए। उसके बाद एक बार समझिए, एक बार लेक्चर पढ़ के, और जब खत्म हो जाए तो बाद में कभी टाइम मिले, मतलब डेली का रूटीन बना लीजिए, उसको दोबारा एक बार खुद से लिख के पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा। और हमको तो नहीं लगता है कि क्लास में पढ़ा है और यहाँ पढ़ा है दोनों में कोई डिफरेंस हो रहा होगा। ठीक है, आई फील सेम एज दैट ऑफ लाइव क्लास। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, सब समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिएगा। देखिए पिछले प्रॉपर्टी में बात की थी कि सारी रो और कॉलम को इंटरचेंज कराया था, यहां सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम की बात होगी। क्लियर? लिखिएगा, इफ एनी टू मतलब 2, TWO, 2 रोज और 2 कॉलम्स, if any 2 rows or 2 columns of a determinant are interchanged if any 2 rows or 2 columns of a determinant are interchanged, ठीक है, then the value of new determinant is negative of the value of
ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ नया वाला डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ पुराना वाला डिटर्मिनेंट। यहाँ न्यू डिटर्मिनेंट मतलब नया वाला, और नया वाला यहाँ ओरिजिनल का मतलब पुराना वाला। क्लियर है? यानी पुराने वाले में कुछ ऑपरेशन अप्लाई करोगे तब ना नया वाला मिलेगा। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे अपन डेल्टा एक कंसीडर किया, एक डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल लो, इसकी कुछ वैल्यू होगी, कितनी होगी बताइए? डायरेक्ट कीजिए, +4 गुने, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, आप घर पे कीजिएगा। 0 और -8, -8 माइनस माइनस +2 गुने 6 और -12 -6 +5 गुने 12 -0 12 ना, यानी -32 -12 +60, -32 -12 कितना हुआ? -44 ना, अब +60, तो 44 में से 60 गया, कितना बचा? 16 16 ना। अब देखिए हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप क्या करेंगे? ये पुराना डिटर्मिनेंट, ये ओरिजिनल है, क्या है? ये ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल माल है। अब देखिए, अब नया वाला माल देखिए, नया डिटर्मिनेंट, ठीक है। नया वाला डिटर्मिनेंट क्या है? प्रॉपर्टी क्या कहता है? यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम को आप डिस्टर्ब कीजिएगा, मतलब इंटरचेंज कराइएगा, तब अब क्या होगा हम बता रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी को देखिए। यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज कराते हो, मतलब डिस्टर्ब करते हो, ठीक है। अपन ले लेते हैं पहली कॉलम और दूसरी कॉलम ले लो, ठीक है। पहली कॉलम गोज टू दूसरी कॉलम एंड दूसरी कॉलम विल बी शिफ्ट टू पहली कॉलम। चलो, -202 -202, क्लियर। 463 463, अब 541, ठीक है। पहली कॉलम को दूसरी कॉलम की जगह पर पटक दिया और दूसरी कॉलम को पहली कॉलम की जगह पर पटक दिया, ठीक है। और तीसरी को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, ठीक है। तीसरी विल रिमेन एज सेम एज ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, क्लियर। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बारे में कहा है। देखिए क्या कहा है कि जो नया वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, मतलब ये सब लफड़ा अपनाने के बाद, ये सब प्रॉपर्टी अपनाने के बाद, ये सब प्रॉपर्टी अपनाने का मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद जो नई वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होगी? विल बी नेगेटिव ऑफ द पुरानी वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो देखो डेल्टा न्यू मतलब नई वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ पुराना वाला डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। यहां पुराना को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ओरिजिनल, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, क्लियर। नेगेटिव ऑफ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट क्या है? 16। तो नेगेटिव ऑफ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मतलब ओरिजिनल का 16 वैल्यू है, उसका नेगेटिव, तो 16 का नेगेटिव, 16 गुना माइनस, तो -16, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -16 होगी, क्लियर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? -16 -16, क्लियर है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज कराते हो, रो का इंटरचेंज रो में ही होगा और कॉलम का कॉलम में ही होता है, तो डिटर्मिनेंट जो नई वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी पुरानी वाले की नेगेटिव होगी। पुरानी वाले की यदि -α होती तो इसकी क्या होती? -α का नेगेटिव कितना होगा? +α। पुराना का 14 है तो इसका -14, पुराना का -17 तो इसका +17, पुराना का -3/√2 तो इसका +3/√2, पुराना का 0 तो 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा ना।
देखिए 4 प्रॉपर्टी हुआ, 5वां प्रॉपर्टी देखिए, काफी बढ़िया प्रॉपर्टी है, ठीक है। राइट द 5th प्रॉपर्टी, ठीक है। 5वां प्रॉपर्टी देखिए, 5वां प्रॉपर्टी जानने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन लिखा डेल्टा 235684972, क्लियर है, ठीक है। कि बेसिक जानिए, हम बोल रहे हैं जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, किसी मैट्रिक्स में 3 से गुना करते थे, किसी मैट्रिक्स में 3 से गुना होता था। इसका मतलब क्या होता था, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में 3 से गुना होता था ना। जैसे थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स लिखा ए मैट्रिक्स, हम बोले कि 3A मैट्रिक्स क्या होगा, तो 3A मैट्रिक्स का मतलब क्या होता था, आपको मैट्रिक्स में बताया था आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कि 3A मैट्रिक्स का मतलब हुआ मैट्रिक्स ए की हर एलिमेंट में 3 से गुना लगेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 3 3 दूनी का छक्का, 3 3 का 9, 3 चौके 12, यही होगी ना, यही वाली मैट्रिक्स बनेगी ना। चलिए, लेकिन डिटरमिनेंट में वैसा कुछ सीन नहीं है। देखिए यहां क्या होगा, आपसे हम बोले कि डेल्टा है, ठीक है, हम ऐसा कुछ ऑपरेशन लिख रहे हैं R1 सच दैट 3 इंटू R1, ठीक है। एक बार में किसी एक रो में ही या एक कॉलम में ही आप मल्टीप्लाई करिएगा किसी नंबर से, एक बार में, यानी एट अ टाइम यू कैन मल्टीप्लाई अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम। सारे एलिमेंट में गुना नहीं कराएंगे, किसी एक रो, एक रो मतलब एक, उस रो के सारे एलिमेंट में, किसी एक कॉलम का मतलब उस कॉलम के सारे एलिमेंट में गुना होगा, ठीक है। तो R1 सच दैट 3 इंटू R1, इसका मतलब क्या हुआ, R1 सच दैट 3 इंटू R1। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है, इट इज रेड एज R1 सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, यदि दोनों तरफ होता तो इंटरचेंज का सिंबल होता। R1 सच दैट पहली रो में क्या कुछ चल रही है, 3 इंटू R1, मतलब पहली रो में 3 से गुना हो रही है, मतलब पहली रो के सारे एलिमेंट में 3 से गुना लगा रहे हैं। 3 इंटू R1 का मतलब क्या हुआ, R1 के प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना लगाना, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना ना। तो ये डेल्टा हुआ, तो नया वाला डेल्टा क्या होगा, डेल्टा न्यू क्या होगा। चलिए आप फर्स्ट रो में 3 से गुना लगाओ, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो यही है ना, 3 दूनी का 6, 3 3 का 9, 3 5 15, सेकेंड थर्ड ज्यों का त्यों रहेगा, 6 8 4, 9 7 2, 9 7 2, क्लियर, ये सेम रहेगा ना। चलिए इसकी वैल्यू आप देख लो, इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू कुछ आएगी और इसका कुछ अलग आएगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू का क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच, मतलब पुराना वाला और नया वाला डिटरमिनेंट, यानी ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया वाला डिटरमिनेंट है और ऑपरेशन के पहले वाला डिटरमिनेंट, इन दोनों का जो वैल्यू होगा उसके बीच कुछ रिश्ता नाता होगा, वही इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये समझ लिए ना, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना का मतलब क्या हुआ, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट है सारी की सारी एलिमेंट में गुना लगेगी। लेकिन डिटरमिनेंट में वैसा कुछ सीन नहीं है, डिटरमिनेंट में एक बार में किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, देखिएगा, काफी गर्मी है बाबू, वैसे पंखा नहीं लगाया है इसलिए इतनी गर्मी पड़ रही है, और पंखा का साउंड आने लगता है, मोबाइल में आवाज आएगा इसी वजह से। देखिए 5वां प्रॉपर्टी लिखिएगा, इफ एनी रो और कॉलम of a
determinant if any row or column of a determinant is multiplied by a scalar key by a scalar key, then the value of नया वाला डिटर्मिनांट, the value of न्यू डिटर्मिनांट मतलब नया वाला डिटर्मिनांट इज k टाइम्स the value of पुराना वाला डिटर्मिनांट मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनांट। यहां ओरिजिनल का मतलब पुराना हुआ, न्यू का मतलब नया हुआ। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, कोई एक डिटर्मिनांट है 256185017, इसकी वैल्यू क्या होगी अब निकाल लो। 2 गुने 8 सते 56 -5 51 हुआ ना। 56 में से 5 गया, नहीं 56 में से 5 गया 51 ना, माइनस 5 गुने, ये प्लस होता है, उसके बाद अल्टरनेट माइनस यहाँ प्लस। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 गुने 7 -0 प्लस 6 गुने 1 -0, 51 दूनी 52, 50 दूनी 100, 1 दूनी 2, 102, 7 में 0 गया 7, 7 बचे 35, 1 में 0 गया 1, 6 कम 6, 102 जोड़ 6 कितना हुआ 108 -35, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 3 गया 7, 73 होगा ना। देखो ना 5 3 8 7 10 सही है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 73। अब देखो हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर एक लफड़ा क्रिएट करने जा रहे हैं। लफड़ा क्या देखिए, C1 such that, देखिए लफड़ा क्या है, C1 such that 5 into C1, यानी इस डिटर्मिनेंट की पहली कॉलम में 5 से गुना लगाने जा रहे हैं। तो नई वाली डिटर्मिनेंट क्या बनेगी, डेल्टा न्यू क्या होगा, ये तो डेल्टा ओरिजिनल है ना। नई वाली डिटर्मिनेंट क्या होगी, पहली कॉलम में 5 से गुना लगा रहे हैं, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5 और 0 में 5 से गुना लगाएंगे 0, 581 657। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो प्रॉपर्टी कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में एक स्केलर से गुना कराते हैं, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एनी रो और यहां एनी ऐड कर लीजिएगा, एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के। किसी रो या किसी कॉलम में एक स्केलर से गुना कराते हैं, स्केलर के है, कि स्केलर कोई वैल्यू होता है ना, नॉन जीरो वैल्यू है, स्केलर के मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू के है। तो यहाँ के का काम क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में किस के से गुना करा रहे हैं 5 है ना, के का काम क्या कर रहा है 5, के का काम क्या कर रहा है 5। तो किसी एक रो या एक कॉलम में किसी स्केलर से गुना कराते हैं, तब जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या हो जाता है, पुराने वाले का के टाइम्स, पुराने वाले के वैल्यू का के टाइम्स। तो पुराने वाले का वैल्यू कितना है 73, 73 का मतलब गुना के टाइम्स, तो के कितना है 5, 73 गुने 5, 73 गुने 5 कितना हुआ 15, अब 35 1 36 365। क्लियर है। यानी प्रॉपर्टी क्या है, किसी डिटर्मिनेंट की किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में किसी एक स्केलर से आप गुना कराते हो, मान लो स्केलर अल्फा है, ठीक है, तो जो नई वाली डिटर्मिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, पुराना वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू गुना स्केलर, ठीक है, पुराने वाला का कुछ वैल्यू होगा गुना इसका क्या है, स्केलर क्या है अल्फा, तो पुराना वाला का वैल्यू गुना अल्फा, नया वाला का वैल्यू हो जाएगा।
तो क्लियर है पांचवा प्रॉपर्टी। देखिए आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, अभी और आपको 3-4 प्रॉपर्टी सिखाना है, क्लियर है, वो जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के क्लास में यही रहने दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मीट यू द नेक्स्ट डे विद अ न्यू लेक्चर। थैंक्स।